भारत के पास 18 सबमरीन्स हैं, जिसमें से ज्यादातर कन्वेंशनल फ्यूल पर काम करते हैं। यानी सीधे शब्दों में कहूं तो सभी डीजल इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं। पहले के दौर में पनडुब्बियां डीजल से चलती थी और इसी से जुड़ा एक किस्सा भी सुनिए। करीब 84 साल पहले की बात है, तारीख के खाने में दर्ज है 29 मई 1942। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में एडोल्फ हिटलर और सुभाष चंद्र बोस बातचीत कर रहे थे। बातचीत ब्रिटेन के खिलाफ साझेदारी की थी। बातचीत इसे लेकर भी थी कि नेताजी को किस तरह जर्मनी से पूर्वी एशिया पहुंचाया। तय हुआ कि नेताजी जापान की मदद से म्यांमार के रास्ते भारत में दाखिल होंगे। लेकिन एक दिक्कत, जर्मनी से जापान जाने में खतरा था। अंग्रेजों के जासूस और फौज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की खोज में थे। लिहाजा एक पनडुब्बी का इंतजाम किया गया। यह सबमरीन थी U-180, जिसे 1942 में जर्मन नेवी में शामिल किया गया। इसी सबमरीन से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने करीब 25,000 किलोमीटर का सफर पूरा किया। वो जापान पहुंचे और दुश्मनों की नजर से भी बचे रहे। करीब एक साल बाद अगस्त 1944 में प्रशांत महासागर में मित्र देश की सेनाओं ने इस सबमरीन को डुबो दिया और इसमें सवार सभी 56 नौसैनिक मारे गए। लेकिन तब तक दुनिया को पनडुब्बियों की ताकत का अंदाजा हो चुका। मौजूदा दौर में पनडुब्बियां किसी भी देश की सामरिक शक्ति और तकनीकी श्रेष्ठता का सबसे बड़ा प्रमाण होती है। रूस, अमेरिका, ब्रिटेन और चीन जैसे देश इन परमाणु संचालित जल हथियारों पर अरबों डॉलर लुटा रहे हैं। दुनिया की टॉप 10 सबसे ताकतवर पनडुब्बियों में ज्यादातर रूस और अमेरिका के पास है। सवाल यह है कि क्या भारत के पास ऐसी कोई सबमरीन है जो दुनिया के इन खतरनाक पनडुब्बियों को टक्कर दे सके? इस रिपोर्ट को देखिए, पता चल जाएगा। समंदर की लहरों पर निगहबानी करने वाले युद्धपोत हों या समंदर की गहराई से दुश्मन को खाक में मिलाने की कुव्वत रखने वाली पनडुब्बियां, भारतीय नौसेना तेजी से अपनी ताकत बढ़ा रही है। देश के पास फिलहाल 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, लेकिन साल 2040 तक भारतीय नौसेना दुनिया में परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों की संख्या के मामले पर चौथे नंबर पर पहुंच जाएगी। इस दौरान भारत ब्रिटेन को पीछे छोड़ देगा और अमेरिका, रूस और चीन के बाद समंदर में ताकत के मामले पर सबसे बड़ा देश हो जाएगा। मौजूदा वक्त में पनडुब्बियों के मामले में अमेरिका सबसे आगे है। अमेरिका के पास 90 न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं। दूसरे नंबर पर रूस आता है, जिसके पास 63 परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां हैं। चीन के पास 61 सबमरीन्स हैं, जिनमें से सिर्फ 6 न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, जबकि हमारी देश की नौसेना के पास 18 सबमरीन्स हैं, जिनमें से 2 न्यूक्लियर पनडुब्बियां हैं। आने वाले 1.5 दशक में यह सीन बदलने वाला है। भारत अपने इतिहास का सबसे बड़ा पनडुब्बी निर्माण कार्यक्रम चला रहा है, जिसका नाम है प्रोजेक्ट 77, जिसके तहत 6 सबसे एडवांस परमाणु पनडुब्बियों का निर्माण किया जाएगा। प्रोजेक्ट 77 के तहत बनने वाली अटैक पनडुब्बियों का वजन करीब 10,000 टन होने की उम्मीद है, जो अब तक भारत में बनी पनडुब्बियों से कहीं ज्यादा है। योजना के मुताबिक शुरुआत में 2 अटैक पनडुब्बियों का निर्माण एक साथ किया जाएगा। ये परमाणु पनडुब्बियां पारंपरिक पनडुब्बियों की तुलना में ज्यादा समय तक पानी के भीतर रह सकेंगी और तेज रफ्तार से आगे भी बढ़ पाएंगी। इन पनडुब्बियों को L&T, DRDO और शिप बिल्डिंग सेंटर मिलकर बना रहे हैं। ये पनडुब्बियां दुश्मन के जहाजों पर हमला करने और निगरानी रखने का काम करेंगी। इनमें ब्रह्मोस हाइपरसोनिक मिसाइलें लगेंगी। सवाल यह है कि भारत का पूरा फोकस न्यूक्लियर सबमरीन्स पर ही क्यों है? तो जवाब ऐसे समझिए। असल में डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन में डीजल का इस्तेमाल करके बिजली बनाई जाती है। उससे सबमरीन में मौजूद बैटरी को चार्ज किया जाता है। डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स को हर 2 दिन में पानी की सतह पर आना पड़ता है, जिससे वो दुश्मन के रडार और सोनार की पकड़ में आ सकती है। बैटरी से चलने की वजह से इनकी स्पीड काफी कम होती है। इतना ही नहीं, डीजल ईंधन की क्षमता सीमित होने की वजह से ये लंबी दूरी तक या महासागरों के बीच में लंबे समय तक मिशन नहीं चला सकती हैं। परमाणु पनडुब्बियों में इस तरह का मसला नहीं होता। न्यूक्लियर एनर्जी से चलने की वजह से ये दशकों तक पानी की गहराई में खामोशी से रहकर अपने मिशन को अंजाम दे सकती हैं। इसीलिए भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के ताकतवर देश परमाणु पनडुब्बियां ही तैयार कर रहे हैं। जाहिर है, सबमरीन जितना कम सतह पर आएगी, सबमरीन के ट्रेस होने के चांसेस उतने ही कम होंगे।
साइलेंट अटैक और सीक्रेसी से सर्विलांस उतना ही आसान होगा। अमेरिका ने तो 1958 में ही यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन नाम की दुनिया की पहली न्यूक्लियर सबमरीन बना दी थी। जो हिंद महासागर को कंट्रोल करेगा उसी का एशिया में वर्चस्व रहेगा। हिंद महासागर 21वीं सदी में दुनिया का वर्चस्व स्थापित करने वाली कुंजी साबित होगी। दुनिया की तकदीर इसी महासागर से तय होगी। यह बात अमेरिकी नेवी के एडमिरल रहे अल्फ्रेड थेयर महन ने करीब 130 साल पहले यानी 1897 में कही, जो 100% सही साबित हुई। दुनिया का 75% समुद्री व्यापार और 50% कच्चे तेल का कारोबार अकेले हिंद महासागर से होकर गुजरता है। सोचिए, जिसका हिंद महासागर पर कंट्रोल होगा, एशिया और दुनिया में उसका कितना दबदबा। इसलिए भारत लगातार समंदर में अपनी ताकत बढ़ा रहा है। वैसे यह सिलसिला आजादी के 2 दशक बाद ही शुरू हो गया था। 8 दिसंबर 1967 इतिहास की वो तारीख जब भारतीय नौसेना में पहली बार पनडुब्बी कलवरी को शामिल किया गया। सोवियत संघ से भारत को मिली इस सबमरीन को दुनिया की सबसे घातक पनडुब्बी बताया गया और इसे सोवियत संघ के रीगा से भारत के विशाखापत्तनम लाया गया था। उस समय सोवियत संघ का हिस्सा रहा रीगा अब लातविया की राजधानी है। कलवरी को 30,500 किलोमीटर से ज्यादा लंबा सफर तय करने में 3 महीने का वक्त लगा। भारतीय नौसेना में शामिल हुई कलवरी कितनी पावरफुल रही, इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि जिस समय इसे भारत लाया जा रहा था उस दौरान अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ की 3 पनडुब्बियां समुद्र में डूब गईं। करीब 30 साल तक भारतीय नौसेना का हिस्सा होने के बाद 31 मार्च 1996 को कलवरी को रिटायर किया गया। देश की पहली पनडुब्बी के रिटायर होने के 17 साल बाद 2017 में फ्रांस में तैयार हुई स्कॉर्पियन श्रेणी की आधुनिक पनडुब्बी को नौसेना में शामिल किया गया। इसका नाम भी कलवरी रखा गया। आखिर कैसे कलवरी दुश्मनों के लिए काल के समान है, इस रिपोर्ट में देखिए। 14 दिसंबर 2017, करीब 9 साल पहले यही तारीख थी जब हिंदुस्तान की समुद्री सरहदों के लेजेंड का पुनर्जन्म हुआ। 14 दिसंबर 2017 को पीएम नरेंद्र मोदी ने मुंबई में मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में बनी देश की पहली स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी आईएनएस कलवरी को भारतीय नौसेना में शामिल किया। आईएनएस कलवरी पनडुब्बी को राष्ट्र को समर्पित करना मेरे लिए एक बहुत ही बड़े सौभाग्य का अवसर है। कलवरी का जुड़ना रक्षा क्षेत्र में हमारी तरफ से उठाया गया एक बहुत बड़ा कदम है। कलवरी का नाम हिंद महासागर में पाई जाने वाली खतरनाक टाइगर शार्क के नाम पर रखा गया है और देश की ये ताकतवर सबमरीन अपने नाम पर सटीक बैठती है। सबमरीन कलवरी में स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। कलवरी एडवांस साइलेंसिंग टेक्निक से लैस है। शोर और आवाज को कम रखने के लिए सबमरीन में रेडिएटेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। कलवरी को हाइड्रोडायनामिकली ऑप्टिमाइज्ड शेप दिया गया है। ये सबमरीन दुश्मन पर अपने घातक हथियारों से हमला करने में सक्षम है। कलवरी टॉर्पीडो और ट्यूब तरीके से एंटी शिप मिसाइल का इस्तेमाल कर सकती है। कलवरी सबमरीन सिर्फ समंदर की गहराई में ही देश की सुरक्षा के लिए तैनात नहीं रहती, बल्कि ये कई तरह के मिशन को भी अंजाम दे सकती है। कलवरी सीरीज की पनडुब्बियां आधुनिक डीजल इलेक्ट्रिक अटैक पनडुब्बियां हैं जो स्कॉर्पियन डिजाइन पर आधारित हैं। इन्हें प्रोजेक्ट 75 के तहत मुंबई के मझगांव डॉक पर मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया है, जिन्हें साइलेंट किलर कहा जाता है। ये सबमरीन अपने घातक टॉर्पीडो और एंटी शिप मिसाइलों के लिए जानी जाती है। इस सीरीज की दूसरी सबमरीन कलवरी वेला को 2021 में नौसेना में शामिल किया गया। वेला दुनिया के सबसे घातक हथियारों एडवांस सोनार सिस्टम से लैस है। इस सबमरीन को इसी तरह से डिजाइन किया गया है जो इसे कॉम्बैट रेडी रखता है, यानी मौका मिलने पर दुश्मन को खाक में मिलाने में देर नहीं लगती। पिछले साल 28 दिसंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इंडियन नेवी की ताकतवर पनडुब्बी आईएनएस वागशीर में सवार हुई थी। राष्ट्रपति ने सबमरीन में सी सॉर्टी की। द्रौपदी मुर्मू पनडुब्बी से समुद्री दौरा करने वाली दूसरी राष्ट्रपति बनी। इससे पहले साल 2006 फरवरी में एपीजे अब्दुल कलाम पहले राष्ट्रपति बने थे जिन्होंने पनडुब्बी से समंदर में सॉर्टी की थी।
तो इतना समझ लीजिए कि भारत का समुद्र बेस्ड न्यूक्लियर डिटरेंस के अहम पड़ाव पर पहुंच चुका है। इंडियन नेवी के प्रोडक्शन पार्टनर कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड आने वाली S-5 क्लास बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन के निर्माण में लगने वाले समय को कम करने की कोशिश कर रही हैं। इस प्रकार के सबमरीन को बनाने में कम से कम 10 साल का वक्त लगता है, जिसका टारगेट अब 7 या 8 साल रखा गया है। भारत जिस नई S-5 क्लास सबमरीन को बना रहा है वो आकार और ताकत के मामले में अब तक सबसे बड़ी सबमरीन होगी। इस पनडुब्बी का अनुमानित वजन 13,000 टन होगा, यानी ये S-4 क्लास से करीब 2 गुनी बड़ी होगी। बड़ी सबमरीन में ज्यादा मिसाइल कैरी करने की क्षमता भी होगी, यानी आने वाले दशक में भारत के पास समंदर की गहराई से दुश्मन को खाक में मिलाने वाली परमाणु पनडुब्बियों का ऐसा बेड़ा होगा जिससे चीन और पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया का हर देश खौफ खाएगा। भारत सिर्फ दुश्मन को तबाह करने वाली सबमरीन ही तैयार नहीं कर रहा, बल्कि दुश्मन की पनडुब्बियों का शिकार करने वाले हथियार भी रेडी कर रहा है। 3 महीने पहले ही भारतीय नौसेना ने INS माहे को अपने बेड़े में शामिल किया। INS माहे दुश्मन की पनडुब्बियों को खोज कर तबाह करने में सक्षम है, चाहे वो गहरे पानी में ही क्यों ना हो। 80% स्वदेशी उपकरणों से तैयार हुआ यह नया सबमरीन हंटर समंदर में भारत की ताकत को कई गुना बढ़ा चुका है। मौजूदा वक्त में दुनिया में जंग के कई मोर्चे खुले हुए। ईरान और अमेरिका के बीच बरसता बारूद थमने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन अगर आपने गौर किया होगा कि युद्ध सिर्फ आसमान और पानी में ही लड़ा जा रहा है, दोनों तरफ से जमीन पर एक भी सैनिक नहीं उतारा गया। अमेरिका और ईरान के युद्ध ने आने वाले दौर में लड़ी जाने वाली जंगों का इशारा दे दिया। इसलिए हर देश अपनी हिफाजत के लिए एडवांस फाइटर जेट्स और समंदर में घातक युद्धपोत और पनडुब्बियों का बेड़ा बढ़ा रहा है। लेकिन हिंदुस्तान की जैसी तैयारी है वो आने वाले दशक में देश को जल थल नभ में अजय बनाएगी। आपसे आज के लिए इस मुलाकात में इतना ही। मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको गर्व से भर रही होगी। कल फिर मिलेंगे शाम 6:25 पर।